मेरा कॉलेज में ये तीसरा साल था। हमारे परिवार की लड़कियां इतना ज़्यादा पढ़ती नहीं थी, मगर मेरे पिताजी ने कहा कि मेरी बेटी जब तक चाहेगी तब तक पढ़ेगी। मुझे मेरी बेटी पर पूरा भरोसा है कि वे कोई भी ऐसा काम नहीं करेगी जिससे मेरा सिर नीचा हो। मुझे भी अपने पिताजी की इज़्ज़त का बहुत ख़याल था, इसलिए मैंने कभी किसी लड़के से बात तक नहीं की थी। लड़की तो क्या, मेरी तो लड़कियों से भी ज़्यादा दोस्ती नहीं थी। मैं बस अपने काम से काम रखती थी। मेरी ही क्लास में एक लड़का था, अनुभव। वह भी मेरी तरह ही क्लास में किसी से भी बात नहीं करता था। मैंने लड़कियों को उसके बारे में बात करते हुए सुना था कि वे अमीर घर का लड़का है और उसके घर में बस एक उसकी विधवा माँ है। उसके पिताजी का भी कुछ साल पहले ही देहांत हो गया है। हमारी क्लास में ज़्यादातर लड़कियां उससे बात करना और उससे दोस्ती करना चाहती थी, मगर वे किसी के भी साथ फ्रैंक नहीं होता था। हमारी पढ़ाई पूरी होने में बस कुछ ही महीने और बचे थे। एक बार मैं कॉलेज के गार्डन में बैठी हुई पढ़ रही थी कि अनुभव मेरे पास आया और आकर बैठ गया। फिर मुझसे बोला कि अब तो हमारे कॉलेज में बस कुछ ही महीने बचे हैं। मैंने उसकी तरफ देखा और हाँ बोलकर फिर से स्टडी करने लगी। वह बोला, भावना, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ और अपनी ज़िंदगी में शामिल करना चाहता हूँ। तुम वह पहली लड़की हो जिससे मैं ये बात बोल रहा हूँ। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मैं उसे क्या जवाब दूँ। वह अपनी बात पूरी करके मुझसे बोला कि मैं तुम्हारे जवाब का इंतज़ार करूँगा। लेकिन मुझे अपने पापा से किया हुआ वादा याद था। मैंने उनसे कहा था कि अगर मैं कॉलेज में किसी से भी दोस्ती करूँगी तो सबसे पहले आपको ही आकर बताऊँगी। मेरे पापा ने मेरे लिए त्याग भी तो ऐसा ही किया था, जो हर किसी के बस की बात नहीं है। मुझे बीती हुई बातें याद आने लगीं। मैं जब 12 साल की थी, हम अपने रिश्तेदारों में से किसी की शादी में गए हुए थे। मेरे पापा मुझे अपने हाथ से खाना खिला रहे थे कि हमारे कानों में कुछ औरतों की आवाज़ें आईं। वे कह रही थी कि ऐसा प्यार तो कोई अपनी सगी बेटी से भी नहीं करता है जैसा प्यार माधव भैया ने इस अनाथ से किया है। और नहीं तो क्या, माधव भैया की तो इसके माँ बाप से कोई रिश्तेदारी भी नहीं थी। बस दोस्ती के खातिर उन्होंने इस अनाथ के लिए अपनी पूरी ज़िंदगी लगा दी। मैं अपने पापा की तरफ बड़ी मासूमियत से देख रही थी। मेरे पापा ने कहा कि तुम मेरी ज़िंदगी हो, तुम हो तो मैं हूँ, चाहे कोई कुछ भी कहे, मैं तुम्हारा पापा हूँ। जब हम लोग शादी में से घर आ गए तो मैंने अपने पापा से पूछा कि पापा, क्या वह आंटी सही कह रही थी? आप मेरे पापा नहीं हैं, मैं आपकी बेटी नहीं हूँ। मेरे पापा ने मेरा हाथ चूमते हुए कहा कि मेरी प्यारी बच्ची, तुम्हें आज से पहले कभी ऐसा लगा कि मैं तुम्हारा पापा नहीं हूँ? लेकिन हाँ, ये बात सच है कि तुम मेरी सगी बेटी नहीं हो, तुम मेरे एक करीबी दोस्त की बेटी हो। एक दिन वे अपनी पत्नी के साथ कहीं जा रहे थे और एक हादसे का शिकार हो गए। गनीमत थी कि उस दिन तुम उनके साथ नहीं थी। उनकी मौत के बाद कोई भी रिश्तेदार तुम्हारी जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार नहीं था। मैं चुपचाप खड़ा हुआ ये सब देख रहा था। मैंने आगे बढ़कर तुम्हें गोद में उठा लिया और उन सबसे बोल दिया कि ये अनाथ नहीं है, ये मेरी बेटी है, ये माधव की बेटी है। और वे सब लोग खुश हो गए। मैं तुम्हें अपने घर पर ले आया। मेरी पत्नी तुम्हें देखकर बहुत खुश हुई। जब तक हमारे अपनी कोई औलाद भी नहीं थी, हम दोनों तुम्हें अपनी बेटी की तरह ही पालने लगे। फिर एक दिन मेरी पत्नी को डेंगू का बुखार हुआ और वे इस दुनिया से चल बसी। मुझे लोगों ने बहुत कहा कि दूसरी शादी कर लो, मगर मैंने सोचा कि अब हम दोनों ही एक दूसरे का सहारा हैं। मैंने उस दिन से ही अपने पापा से और भी ज़्यादा प्यार करने लगी थी। फिर उसके बाद मैं ये बात भूल गई थी और मेरे पापा ने भी मुझसे इस बात को दोबारा ज़िक्र नहीं किया था। जब मैं कॉलेज में आई तो मेरे पापा ने मुझसे कहा कि बेटी, मेरी इज़्ज़त को हमेशा बरकरार रखना। कोई कभी ये ना कहे कि माधव की बेटी के कारण उनकी इज़्ज़त पर दाग लग गया। हमेशा मेरे दोस्त बनकर रहना और कॉलेज में जो भी बात हो सबसे पहले मुझे आकर बताना। अचानक मुझे ख्याल आया कि अरे, शाम हो गई, पापा मेरा इंतज़ार देख रहे होंगे। मैंने अपनी बुक समेटी और घर की तरफ चल पड़ी। मेरे पापा घर के बाहर ही खड़े हुए थे। मुझे देखते ही बोले, भावना, कितनी देर लगा दी, जल्दी चलो, हमें मंदिर जाना है। तुम्हें पता है ना आज मंगलवार है? मैंने कहा, हाँ पापा, बस 2 मिनट में आ रही हूँ। मैंने जल्दी से जाकर अपना सामान रखा और हाथ मुँह धोकर बाहर आ गई। पापा और मैं जल्दी से मंदिर की तरफ जाने लगे। मंदिर हमारे घर से ज़्यादा दूरी पर नहीं था। हम लोग पैदल ही जा रहे थे। मंदिर अभी थोड़ी दूर रह गया था कि मेरी सैंडल टूट गई। मैं झुककर अपनी सैंडल को देखने लगी। मुझे एक धक्का लगा और मेरे पापा की आवाज़ आई, भावना। एक ट्रक बहुत तेज़ी से मेरे पापा को कुचलता हुआ चला गया था।
वह ट्रक मुझे कुचलने वाला था, मगर मेरे पापा ने मुझे बचाकर खुद मौत के गले लगा लिया। मैं अपने पापा की ऐसी हालत देखकर चीखें मार रही थी। मेरा रो रो कर बुरा हाल था। फिर वहाँ पर पुलिस भी आ गई। मेरे पापा ने मुझे मौत के मुँह से बचाया था। पापा के मुँह से आखिरी शब्द जो निकले थे वे मेरा नाम था, और फिर वे हमेशा के लिए चुप हो गए थे। और कुछ ही घंटों की कार्यवाही होने के बाद मेरे पापा का अंतिम संस्कार कर दिया गया। मुझे बहुत हेल्पलेस फील हो रहा था। मैं सोच रही थी कि काश मैं अपने पापा को बचा पाती। अब पापा को गए हुए कई दिन गुजर गए थे। एक दिन मेरे घर की डोरबेल बजी। मैंने जाकर दरवाज़ा खोला तो वहाँ पर अनुभव और उसकी मम्मी खड़े हुए थे। मैंने उन दोनों को घर के अंदर बुला लिया और अनुभव से पूछा कि तुम यहाँ पर कैसे आ गए। वे बोला, तुम कॉलेज में नहीं आ रही थी। जब मैंने तुम्हारे बारे में पता लगाया तो मुझे तुम्हारे पापा के एक्सीडेंट के बारे में पता चला। सुनकर मुझे बहुत दुख हुआ। उसकी मम्मी ने मुझे गले से लगा लिया और बोली, मुझे अनुभव ने सब कुछ बता दिया है। मैं भी तुम्हें अपनी बहू बनाना चाहती हूँ। मुझे ऐसा लगा कि इस दुनिया में मेरा भी कोई है। अगर उस दिन वह हादसा नहीं होता तो मैं अपने पापा को अनुभव के बारे में मंदिर में ही सब कुछ बता देती। उस दिन तो वे दोनों चले गए, मगर अनुभव की मम्मी मुझसे मिलने आती रहती थी। फिर एक दिन मेरे कुछ करीबी रिश्तेदार और अनुभव के कुछ रिश्तेदारों के सामने हम दोनों की शादी हो गई। शादी के समय मुझे मेरे पापा की बहुत ज़्यादा याद आ रही थी। अनुभव ने मुझसे कहा कि मैं पूरी कोशिश करूँगा कि तुम्हें खुश रख सकूँ, तुम्हें अपने पापा की कम से कम याद आए। समय गुजरता गया। हमारी शादी को 2 साल हो गए थे और एक दिन अनुभव की मम्मी भी चल बसी। जब तक वह मेरे साथ रहीं उन्होंने मुझे एक माँ की तरह ही प्यार किया। कभी मुझे महसूस ही नहीं हुआ कि वह मेरी माँ नहीं है। समय का पहिया चलता रहा। अब मेरी और अनुभव की शादी को पूरे 4 साल हो गए थे। मुझे अब अनुभव थोड़े बदले बदले लगने लगे थे। पहले वे ऑफिस के बाद सीधा घर आते थे, नोटिस करते थे कि मैंने क्या पहना है, मेरी तारीफ़ करते थे, मुझे बाहर घुमाने ले जाते थे, खाना भी हम दोनों साथ में ही खाते थे। मगर अब तो वे घर पर देर से आते थे और आकर बोल देते थे कि मैं खाना खाकर आया हूँ, तुम भी खा लिया करो, मेरा इंतज़ार मत देखा करो। कभी कभी मैं सोचती कि हमारे बच्चे नहीं हैं, शायद इसलिए वे ऐसा कर रहे हैं। कभी मैं सोचती कि हो सकता है आजकल ऑफ़िस में ज़्यादा काम हो। मगर अनुभव का मिजाज दिन ब दिन ख़राब ही होता जा रहा था। मैंने उनसे कई बार पूछने की कोशिश की, मगर अब तो उन्हें मेरा बोलना भी बुरा लगता था। एक रात को वे अचानक ही घर आकर बोले, खाना लगाओ। मैंने जो कुछ भी घर में बना हुआ था टेबल पर लगा दिया, मगर उन्हें तो बस उस दिन कोई बहाना चाहिए था मुझे घर से बाहर निकालने का। उन्होंने एक निवाला खाते ही सारे बर्तन उठाकर फेंक दिए और बोले, तुम्हें अब तक खाना बनाना भी नहीं आया है? मैं दिन भर ऑफिस में काम करके आता हूँ और मुझे ढंग का खाना भी नहीं मिलता है। तुम मेरे घर से निकल जाओ, मुझे अब तुम्हारे साथ और नहीं रहना है। मैं तलाक के कागज़ तुम्हारे घर भिजवा दूँगा। मैंने बहुत पूछा कि मेरी गलती तो बताइए। आपको अच्छी तरह पता है कि मेरा इस दुनिया में आपके अलावा कोई और नहीं है। अनुभव बोले, तुम्हारे मुँह बोले पापा का घर तो है, वहीं जाकर रहो, मेरा पीछा छोड़ो। उन्होंने मुझे घर से बाहर निकाल कर घर का दरवाज़ा बंद कर दिया। मैं बहुत देर तक बाहर खड़ी रोती रही, मगर उन्होंने दरवाज़ा नहीं खोला। मैं अपने पापा के घर वापस आ गई थी। मेरे एक रिश्तेदार के पास घर की चाबी थी। मैंने उन्हें सब कुछ बता दिया कि अनुभव ने मुझे छोड़ दिया है। अनुभव ने जैसा कहा था वैसा ही किया। उन्होंने थोड़े दिनों के बाद ही मेरे घर पर तलाक के कागज़ भेज दिए। मुझे कुछ दिनों के बाद मेरे एक रिश्तेदार ने बताया कि अनुभव ने अपने ऑफिस में काम करने वाली एक लड़की से शादी कर ली है। उसका नाम कामिनी था। वे बहुत ही खूबसूरत थी। अनुभव ने उसके कहने पर मुझे तलाक दी थी। अनुभव के इस धोखे से मेरा दिल बुरी तरह से टूट गया था। मैं अब अपने लिए नौकरी की तलाश करने लगी थी। अनुभव ने एक दिन किसी से खबर भिजवाई थी कि वे मुझे महीने का ख़र्चा भेज दिया करेंगे। मैंने मना कर दिया कि मैं ख़ुद अपना ख़र्चा उठा सकती हूँ, मुझे उनकी मदद की ज़रूरत नहीं है। मुझे एक जगह नौकरी मिल गई और मैं वहाँ पर जाने लगी। अब मेरा सारा ध्यान अपनी नौकरी पर था। मैंने अनुभव को पूरी तरह से अपने दिल से निकाल दिया था, मगर मेरी सर्द आहें अनुभव को लग ही गईं। जिस लड़की के लिए उन्होंने मुझे छोड़ा था वह उन्हें बर्बाद करके किसी और के साथ भाग गई थी। जैसे ही उस लड़की को अनुभव से ज़्यादा अमीर आदमी मिला, उसने अनुभव को छोड़ दिया। अब अनुभव को अपनी गलती का एहसास हो गया था।
एक दिल पे एक लड़की के लिए उन्होंने मेरे सच्चे प्यार को ठुकरा दिया था। अब वे मेरी मिन्नतें करने लगे कि मैं उनकी ज़िंदगी में वापस आ जाऊं। कभी रिश्तेदारों से कहलवाते तो कभी पड़ोसियों को मेरे घर भेजते थे, मगर मैं सबसे कह देती थी कि अब मुझे अनुभव से कोई मतलब नहीं है। एक बार अनुभव ने अपने एक दोस्त को मैसेज देकर भेजा कि अगर मैं आज 2 बजे तक उनसे घर पर मिलने नहीं आई तो वे आत्महत्या कर लेंगे और उसकी ज़िम्मेदारी मेरी होगी। उनके दोस्त से तो मैंने मना कर दिया कि मैं नहीं जाऊंगी, मगर फिर मैंने दिल में वे प्यार जाग गया जिसे मैं छुपा रही थी। मुझे लगा कि कहीं सच में ही अनुभव आत्महत्या ना कर लें तो मैं क्या करूंगी, कैसे जीऊँगी। इस बोझ को दिल पर लेकर मैं अनुभव के घर पहुंच गई। मैं ये देखकर हैरान रह गई कि वे हड्डियों का ढांचा बन गए थे। उनकी आंखों के नीचे काले गड्ढे हो रहे थे। मैं उनकी हालत देखकर तड़प कर रह गई। वे बोले, इस शरीर में बस ये जान इसलिए बची थी कि तुम्हें एक नज़र देख लूँ, तुमसे माफ़ी मांग लूँ। अब अगर मौत भी आ जाए तो मुझे कोई अफसोस नहीं होगा। मैंने अनुभव के मुंह पर हाथ रख दिया और बोला कि मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी। हम दोनों ने दोबारा शादी कर ली और खुशी खुशी रहने लगे। अब अनुभव फिर से सेहतमंद हो गए थे। उन्होंने दोबारा से ऑफिस ज्वाइन कर लिया था। अब 3 साल के अंदर ही मैं 2 खूबसूरत बच्चों की माँ बन गई थी। अनुभव ने मुझे इतना प्यार किया कि मैं अपने पिछले सारे गम भूल गई थी। अब हम दोनों दादा दादी बन गए थे, मगर फिर भी अनुभव मुझे पहले की तरह ही प्यार करते थे। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं।